स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। और मोस्ट प्रोबेबली आज ये अपना लास्ट लेक्चर है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे 3 लेक्चर में सेकंड पार्ट खत्म। जी हाँ, 3 लेक्चर में सेकंड पार्ट खत्म, क्योंकि सेकंड पार्ट में ज़्यादा कुछ था नहीं। जो हमने मेन पार्ट कवर करना था वो फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं। सेकंड पार्ट सिर्फ आयनिक बॉन्ड था और उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन पार्ट थे वो हम लोग को यहाँ पर सीखने थे, तो वो हो जाएंगे आराम से, इसलिए हमें ज़्यादा लेक्चर की जरूरत नहीं है। तो ये बढ़िया बात है ना। वैसे चैप्टर बहुत लंबा खींच चुका है। 19 लेक्चर्स तो आपके पहले पार्ट 1 में हो चुके थे, तो 3 लेक्चर्स में खत्म करना बनता भी है। 22 लेक्चर्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस चैप्टर। ऑल्दो बहुत जगह आपको दिखेगा इसके और भी लेक्चर्स पॉसिबल हो सकते हैं। लोग ना क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक ही जगह इंक्लूड कर देते हैं, तो ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है तो हमारा मन कहता है कि उस बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस भी करना आना चाहिए, याद भी रखना होगा। तो इसलिए जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ थी मैंने यहाँ से हटा दी है, और जिसकी जहाँ जिस चैप्टर में रिक्वायरमेंट थी वहाँ मैंने उनको फिट कर दिया है। तो जैसे आप अपना कोर्स कवर करते जाओगे आपको पता लगता जाएगा कि अच्छा हुआ ऐसा किया गया। अदरवाइज आपको एक फोबिया क्रिएट होगा कि इतना सब कुछ कैसे याद होगा, है ना। तो उसी फोबिया को खत्म किया गया है। खैर चलिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी अबाउट कि कैसे हम कोवेलेंट कैरेक्टर्स को कंपेयर करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स। हमने पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन और पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन को कंपेयर करना सीखा था। और फिर मैंने आपको फजान्स रूल के 2 एप्लीकेशन करवाए थे, जहाँ हमने देखा था कि कैसे हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर्स को कंपेयर करते हैं, और साथ ही साथ हमने देखा था कि कैसे हम उनकी थर्मल स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल, दैट इज कलर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। देखें, कंपाउंड्स के कलर होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिनको आप आगे जाकर और डिटेल में सीखोगे। इन जनरल हम ये कहते हैं कि भाई कोई भी आपके पास एक कंपाउंड है, उसका कोई कैटायन है मान लो, ठीक है। तो उस कैटायन के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे मान लो 3d ऑर्बिटल है, ठीक है, 4s ऑर्बिटल है। आगे एनर्जीज में आप जानते हो 3d की एनर्जी 4s से रिलेटिवली क्या होती है, ज़्यादा होती है। 3p से भी इसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा। तो इस तरह से एक एटम के अंदर अलग अलग ऑर्बिटल्स अलग अलग एनर्जी लेवल के ऊपर रहते हैं। हम ये कहते हैं इन जनरल, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है, इन जनरल कि अगर एक एटम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी, किसी लाइट सोर्स से, मान लो लाइट इसके ऊपर आकर गिरी, एनर्जी लेकर हायर स्टेट पर एक्साइट हो सकता है। एक्साइटेड स्टेट में क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका रिलेटिवली कम स्टेबल होता है, तो जब वो वापस आता है तो एनर्जी क्या करता है, एमिट करता है, और वो एनर्जी लाइट की फॉर्म एमिट करता है। अगर ये लाइट विजिबल रीजन में, कौन से रीजन में, विजिबल रीजन में लाई करती है, तो आपका कंपाउंड कलर शो कर सकता है, अदरवाइज वो कलर शो नहीं करेगा। ये एक जनरल फिनोमिना होता है, लेकिन ये हमेशा ट्रू हो जरूरी नहीं है। ऐसे कई कंपाउंड्स हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, फिर भी वो कलर शो करते हैं। जी हाँ, फिर भी वो कलर शो करते हैं। उसको हम एक्सप्लेन करते हैं चार्ज ट्रांसफर से। किससे? चार्ज ट्रांसफर से। उस केस में क्या होता है कि आपके पास एक कैटायन होता है, लेट्स से A+, एक एनायन होता है B-। तो कैटायन से एनायन या फिर एनायन से कैटायन क्या हो सकता है, चार्ज का, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो सकता है। उस ट्रांसफर में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपका एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। तो उस प्रोसेस के दौरान क्या हो सकता है, कलर चेंज होते हैं। आपका इलेक्ट्रॉन जब एक पॉइंट से, एक आयन से दूसरे आयन पे मूव करेगा, तो वो जो एनर्जी एमिट करता है वो आपको कलर की फॉर्म में दिखाई दे सकती है। तो एक और होता है चार्ज ट्रांसफर। इन सबको डिटेल में हम सीखेंगे आगे जाकर डी ब्लॉक मेटल्स के अंदर, जहां हम डी ब्लॉक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। बट अभी मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि 2 मेन कारण है किसी भी कंपाउंड के ऊपर चार्ज होने के। एक, उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, एनर्जी एमिट करेगा, कलर एमिट करेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है चार्ज ट्रांसफर बिटवीन कैटायन एंड एनायन, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कई कंपाउंड लाइक AgF हो गया, AgCl हो गया, AgBr हो गया और AgI हो गया, ठीक है। इनमें पहला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है। जो आपका कैटायन है Ag+, ये कैटायन, इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखें तो ये सबके सब क्या होने चाहिए, कलरलेस होने चाहिए। लेकिन फिर भी इनके कलर्स होते हैं। किसके होते हैं, किसके नहीं होते, आप देख लोगे। तो यहां पर होता है चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर बिटवीन कैटायन एंड एनायन, ठीक है। अब चार्ज ट्रांसफर जितना ज्यादा होता है, कलर शो करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होती है। इवन कलर की इंटेंसिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। तो एक कंपाउंड में कैटायन और एनायन के बीच में चार्ज ट्रांसफर होना या नहीं होना किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा उसकी पोलराइजेशन पावर के ऊपर। चलिए, तो बहुत ही ध्यान से देखें कैसे डिपेंड करेगा, क्या डिपेंड करेगा, और फिर हम कैसे कलर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखें, इन सम कंपाउंड्स
in some ionic compounds the color and its intensity can be explained on the basis of polarization। जी हाँ, पोलराइजेशन के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, कलर की इंटेंसिटी को एक्सप्लेन कर सकते हो। देखें, जैसे आपके पास एक कैटायन है A प्लस और एक एनायन है B माइनस। बताओ, जब पोलराइजेशन होगा तो क्या होगा, B माइनस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड A प्लस की तरफ ज्यादा जाएगा। ठीक है, अब अगर ये पोलराइज नहीं होता तो B माइनस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड B माइनस के पास ही रहता, लेकिन पोलराइजेशन की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड A प्लस की तरफ शिफ्ट हो गया है ना। तो पहला केस जब भी शिफ्ट नहीं हुआ था तो B माइनस से A प्लस के बीच में चार्ज ट्रांसफर के चांसेस कम थे, जितना चार्ज ट्रांसफर होगा वो कम होगा। लेकिन जब पोलराइजेशन हुआ है तो देखो डिस्टेंस कम हो गई है बिटवीन कैटायन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अब यहां पर चार्ज ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। और अगर चार्ज ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली कंपाउंड का कलर भी क्या होगा, ज्यादा इंटेंस होगा। तो यहां से आप एक्सप्लेन करते हो कलर की इंटेंसिटी को ऑन द बेसिस ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर्स या फिर पोलराइजेशन। कंपाउंड के अंदर पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा, कैटायन के पास एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना ही ज्यादा होगा, ज्यादा चार्ज ट्रांसफर होगा और कलर की इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखें। हम इसको लिख भी रहे हैं वैसे तो कि ड्यू टू पोलराइजेशन आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन will shift towards cation, as a result of which the distance between cation and electron cloud decreases. So, more charge will be transferred, या more charge transfer occurs, and the compound becomes colored. And intensity increases. ठीक है, तो आपका कंपाउंड कैसा होता है, कलर, और उसके कलर की इंटेंसिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। तो इसीलिए जो मैंने आपसे भी एग्जांपल लिया था AgCl AgBr वाला, आप देखें AgF इज कलरलेस। तो ऐसे बात करते हैं, AgF दिस इज कलरलेस। वही अगर आप AgCl की बात करो, AgCl आपका कलर में होता है व्हाइट। फिर आप और आगे बढ़ो, आप बात करो AgBr की, AgBr इज पेल येलो, और AgI इज येलो इन कलर। रीजन इज पोलराइजेशन। AgF, AgCl, AgBr, AgI में अगर आप बात करोगे तो क्या होगा, यहां पर Ag प्लस, अब आप देखो छोटा एनायन है, स्मॉल एनायन है, तो स्मॉल एनायन की पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, कम, लो पोलराइजेबिलिटी। लो पोलराइजेबिलिटी मतलब लेस कोवेलेंट कैरेक्टर, और लेस कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे मतलब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो इसके अंदर मोस्ट आयनिक है, इन सब के अंदर दिस इज मोस्ट आयनिक, तो इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसके कलर शो करने की टेंडेंसी बहुत कम होगी। तो देखें, अगर आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हो तो AgF से AgI तक आने पर क्या हो रहा है, आपका कोवेलेंट कैरेक्टर्स बढ़ रहे हैं। दिस वुड बी द मोस्ट कोवेलेंट, और ये मोस्ट कोवेलेंट क्यों होगा, क्योंकि यहां पर चार्ज ट्रांसफर के चांसेस क्या होंगे, सबसे ज्यादा होंगे। तो अगर चार्ज ट्रांसफर सबसे ज्यादा होगा तो इसका कलर भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो इसलिए जैसे जैसे कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर्स बढ़ते जाएंगे, उसकी कलर शो करने की टेंडेंसी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बोले इस बात को आप समझ सकते हैं। देखिए सेम ऐसे ही अगर आप और देखें एग्जांपल, जैसे मैं आपसे कहूं, एक है आपके पास Hg2Cl2, एक है आपके पास Hg2Br2, एक है Hg2I2, और एक मैंने कह दिया HgI2।
अगर आप इनमें कलर कंपेयर करने चलें तो Hg2Cl2 आप खुद अब सोचो, है ना, कैटायन सेम है इन तीनों में, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, दिस इज द मोस्ट पोलराइजेबल है, मतलब इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होंगे। तो बताओ इसके कलर की इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा होगी ना। इसमें सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर, दिस वन हैज लीस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर। तो बताओ इसमें कलर की इंटेंसिटी क्या होगी, सबसे कम। तो ये कलर में कैसा होता है, व्हाइट, दिस इज व्हाइट इन कलर। Hg2Br2 दिस इज येलो इन कलर, ये होता है ग्रीन। अगर आप इसका कलर देखो तो वो होता है रेड, क्योंकि यहां पर Hg कौन सी स्टेट में है, +2। यहाँ पे सब मर्क्यूरस आयन है, 2 Hg+2 में, हर Hg+1 में होगा, लेकिन यहाँ Hg+2 में है, इसके कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा हैं, तो इसके कलर की इंटेंसिटी भी क्या है, सबसे ज्यादा होगी। तो पोलराइजेशन से आप कई कंपाउंड्स के कलर को एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन आप दुनिया के हर कंपाउंड के कलर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग कंपाउंड्स के कलर शो करने के अलग अलग रीजन हो सकते हैं। लेकिन इस तरह के कंपाउंड्स, सिल्वर के कंपाउंड है, मरकरी के कंपाउंड्स हैं, इन सबको आप कोवेलेंट कैरेक्टर से आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। समझने चीज को आगे आप देखोगे, जब डी ब्लॉक में आप क्रोमेट, डाइक्रोमेट, परमैंगनेट, मैंगनेट के कलर्स की बात करोगे, तो वहां पर भी आप उसको चार्ज ट्रांसफर से एक्सप्लेन करते हो, लेकिन उसकी बात मैं यहां नहीं करूंगा, जरूरत नहीं है, अभी तो आप इनके ऊपर फोकस करें। तो देखिए अब इस चीज को हम जनरलाइज कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा जैसे NaOH है, जैसे CaOH होल ट्वाइस है, S ब्लॉक के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं कैटायंस के, वो कलरलेस होते हैं, जबकि डी ब्लॉक के जो कैटायंस के हाइड्रोक्साइड्स हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, कलर्ड। क्यों? क्योंकि S ब्लॉक और P ब्लॉक के कैटायंस की जो पोलराइजिंग पावर होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू डी ब्लॉक कैटायंस। तो डी ब्लॉक कैटायंस की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, चार्ज ट्रांसफर ज्यादा होगा, इसलिए डी ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड जनरली कैसे होते हैं, जनरली, अब सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, जनरली वो कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। जबकि डी ब्लॉक में आप Zn, Cd, Ag पर आ जाओ तो उनके हाइड्रोक्साइड्स कैसे होते हैं, कलरलेस, क्योंकि उनकी पोलराइजिंग पावर बाकी सारे कैटायन से क्या होती है, कम। तो इसी को हम जनरलाइज कर रहे हैं कि ड्यू टू, ये आप सिंपल देख लो, हाँ देख लो कि ड्यू टू लो पोलराइजेशन पावर ऑफ S and P block cations, cadmium and zinc, their hydroxides are generally colorless, whereas hydroxides of other D block metals are generally colored। तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पोलराइजेशन के बेसिस पर क्या कर सकते हो, कंपाउंड्स के कलर को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। चलिए, तो ये बात थर्ड एप्लीकेशन जिसमें आपको स्पेसिफिक केसेस ध्यान रखने हैं। चलिए अब मूव करते हैं इसके लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के ऊपर, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। हाँ, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप फर्दर दोबारा से एस ब्लॉक के अंदर भी काम में लोगे, वहां पे भी हम इसको सीखेंगे, लेकिन अभी सीखते हैं लॉजिकली कई चीज़ों के साथ। तो देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड सीखने के लिए हमें हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी को एक साथ यूज करना होता है। तो आओ शुरू करते हैं विद आवर फोर्थ एप्लीकेशन, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ये भी एक्चुअली फजान्स रूल का ही एप्लीकेशन है। सो फोर्थ इज solubility of ionic compounds। देखें, solubility of ionic compounds क्या कहती है। पहले तो आप ये सीखें कि किसी भी आयनिक कंपाउंड के सॉल्युबल होने के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि उन्हीं को सीखने के बाद हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कैसे कंपाउंड आपका डिसॉल्व होगा और कैसे कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होगा। तो जो फैक्टर्स हैं, उसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फैक्टर है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या सिंपल आप ऐसा बोलो, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्या कहते हैं हम, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करता है,
तो उसमें नाम आता है आपके अगले टॉपिक का, अगले टर्म का, विच इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये एक बड़ा स्पेसिफिक टर्म है और वैसे आप इसको फिजिक्स के अंदर यूज करते हो, कई बार इसको परमिएबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन हम इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म्स में डील करें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए क्या होता है, अब भूल जाओ क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ा नहीं है तो भूलोगे क्या, याद ही नहीं आता ही नहीं अभी तो, है ना। खैर दिमाग नहीं लगाना है क्या होता है क्या नहीं होता है, फिजिक्स को साइड में रखते हो, हम केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। चलिए समझने की कोशिश करना। मान लो मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है AB, उसमें A के ऊपर चार्ज है प्लस और B के ऊपर चार्ज है माइनस, ठीक है। आपने इसको दो अलग अलग सॉल्वेंट में डाला, एक वाटर और एक क्या ले लो, कुछ भी ले लो, CCl4 ले लो, अल्कोहल ले लो, कुछ भी ले लो, अल्कोहल ले लेते हैं, है ना, अल्कोहल ले लेते हैं। चलिए जी, तो मैंने इस कंपाउंड AB को एक तो डाला वाटर में और एक डाला अल्कोहल, मान लो इथेनॉल में, है ना, मदिरा, मदिरा समझते हो, हाँ बस। तो इसको डालो यहां, आप देखें A और B, A प्लस B माइनस, ठीक है। जैसे आप इस कंपाउंड को पानी में डालोगे, आप मुझे बताओ पानी वाटर पोलर है या नॉन पोलर है? पोलर है ना। पोलर तो वाटर क्या करेगा, देखो वाटर के मॉलिक्यूल को अगर आप देखें तो वाटर के मॉलिक्यूल में दो एंड्स बनते हैं, एक पॉजिटिव एंड बनता है और एक नेगेटिव एंड बनता है। तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसके नेगेटिव एंड को अपने पॉजिटिव एंड की तरफ से सराउंड करना शुरू करेगा, लाइक दिस, और इसके पॉजिटिव एंड को अपने नेगेटिव एंड की तरफ से सराउंड करना शुरू करेगा। सही है। इधर आप आओ अल्कोहल में, अल्कोहल में क्या होगा, अल्कोहल भी पोलर है, अल्कोहल भी अपने पॉजिटिव एंड की तरफ से इसके नेगेटिव एंड को खींचना शुरू करेगा और यहां पर इस तरह से अपने पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव एंड को नेगेटिव की तरफ से अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी है कि दो चीजें हैं A और B, इधर से वाटर मॉलिक्यूल्स को इस तरफ पुल कर रहे हैं, इधर से इस तरफ पुल कर रहे हैं। तो बताओ A और B के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, आप उनको पुल करोगे तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, हाँ कम होने लग जाएगा। तो किस सॉल्वेंट की इस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने की पावर ज्यादा है, वाटर की या अल्कोहल की? हाँ ये होगी वाटर, क्योंकि वाटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाएगा। देखो O 2H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहा है, जबकि यहां पर सिर्फ एक H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। दूसरा ऑक्सीजन इथेनॉल, ये C2H5 ग्रुप है, ये ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आई लगा रहा है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये सेटिस्फाई कर रहा है, जिसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर है अपनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से, उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये H से रिलेटिवली कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब ये जो H प्लस है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो आएगा वो भी क्या आएगा, कम। तो हम अगर नॉर्मल टर्म से बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि A और B के बीच में फोर्स को वाटर ज्यादा आसानी से ब्रेक कर सकता है एज कंपेयर टू इथेनॉल। इसी चीज को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कहने का मतलब वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इथेनॉल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या है, ज्यादा है। समझे? तो अगर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहूँ, देखो डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, आपको मतलब समझना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, ये किसी सॉल्वेंट की वो एबिलिटी है जिससे वो दो आयंस के बीच के फोर्स को कम कर देता है। वो फोर्स को जितना ज्यादा कम करेगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ही हाई होगा। वो जितना कम फोर्स को कम कर पाए, मतलब फोर्स ब्रेक ही नहीं कर पाया वो, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, उतना ही कम। या फिर उल्टा ध्यान रखें, अगर किसी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है उसका मतलब क्या है कि वो दो आयंस के बीच के फोर्स को आसानी से ब्रेक कर सकता है। अगर किसी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लो है तो वो दो आयंस के बीच के फोर्स को आसानी से ब्रेक नहीं कर सकता है। तो चलिए इसी बात पर लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कि भैया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज बेसिकली द एबिलिटी of what? A solvent to decrease the attraction force between two ions. ठीक, higher is the dielectric constant weaker will be the attraction force
between the ions in the solvent। बोले चीज समझ में आ रही है आपको? तो अगर हम देखें सॉल्वेंट्स के अंदर तो H2O का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वाटर हैज द हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K विच इज इक्वल्स टू 81। एल्कोहल का 32 के अराउंड होता है। तो वाटर अपने हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से ही काम करता है एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर आप किसी भी आयनिक कंपाउंड को या रादर पोलर कंपाउंड को पानी में डालो तो अपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से, मान लो आपने HCl डाला या HF डाला, तो ये HF एक पोलर बॉन्ड है, तो वाटर अपने हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से आसानी से इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और इसको क्या कर लेगा, पानी में डिसॉल्व कर लेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि पोलर कंपाउंड जनरली क्या होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में ही आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में नहीं होते। क्यों? क्योंकि पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, उस पोलर बॉन्ड को आसानी से ब्रेक कर सकता है अपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से। यहीं से आपका एक प्रिंसिपल जनरेट होकर आता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मतलब पोलर किस में सॉल्युबल होगा, पोलर में, और नॉन पोलर किस में सॉल्युबल होना चाहता है, नॉन पोलर में। इसीलिए आप HF ले लो या अल्कोहल ले लो, अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है लेकिन वो CCl4 में सॉल्युबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि CCl4 एक मतलब ऐसे एग्जांपल देना आपको, पानी को देख लो, पानी CCl4 में सॉल्युबल नहीं होगा। क्यों? या CCl4 पानी में सॉल्युबल नहीं होगा क्योंकि अनलाइक है, CCl4 नॉन पोलर है, वाटर इज पोलर। तो ये जनरल प्रिंसिपल होता है आपका, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, और इसी के बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, कई कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास ये दो बॉन्ड है, एक HF और एक HCl, बताओ पानी में कौन ज्यादा डिसॉल्व होगा, या मैं आपसे पूछूं पानी में इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो आप देखें HF और HCl में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, क्लोरीन की रिलेटिवली कम है, तो फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, यानी दिस बॉन्ड इज मोर पोलर। तो मोर पोलर बॉन्ड पानी में आसानी से ब्रेक हो जाएगा। देख, ऑल्दो मैंने एग्जांपल गलत लिया है क्योंकि यहां पे हम साइज से भी देखते हैं, तो आप इसकी जगह कोई और एग्जांपल ले लो। मान लो आप CF और CCl बॉन्ड ले लो, तो ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है तो पानी में ये आसानी से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड कम पोलर है तो ये आसानी से ब्रेक नहीं होगा। वैसे भी ये कोवेलेंट कंपाउंड्स है। अगर हम आयनिक कंपाउंड्स में देखें Na+ और Cl-, ठीक है, Li+ और Cl-, ठीक है, तो ये दोनों आपके पोलर कंपाउंड्स हैं। अब ये क्या होगा, यहां पर भी मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, तो दोनों ही बॉन्ड पानी में क्या हो सकते हैं, ब्रेक। अब कौन सा होगा उस पर और भी कई सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, लेकिन नॉर्मल सिर्फ आप अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पर बात करो तो जो बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा वो पानी में आसानी से क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो ये तो था आपका पहला फैक्टर, दैट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जो दूसरा फैक्टर है जिसपे कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, दैट इज लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। ये दो तरह की एनर्जीज होती हैं जिसके ऊपर एक आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी क्या करती है, डिपेंड करती है। तो अब मैं आपको दोनों से मिलवाता हूं। सबसे पहले आपको मिलवाता हूं लैटिस एनर्जी से। ठीक है, लैटिस एनर्जी के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक, लैटिस एनर्जी क्या होती है, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो लैटिस बनाते हैं, और वो जो लैटिस होता है उस लैटिस में एक आयन को क्या करते हैं, अपोजिटली चार्ज आयन सराउंड करके रखते हैं। ये हमने सीखा हुआ है। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी क्या होती है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ लैटिस। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन तो कुछ और होती है, वो आप फिजिकल केमिस्ट्री में यूज करोगे। मैं आपको जनरल बात बोल रहा हूं कि एक लैटिस को ब्रेक करने के लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। अब आप देखें लैटिस में होता क्या है, जैसे एक एनायन है, इसको चारों तरफ से किसने सराउंड किया हुआ होता है, कैटायन ने। ऐसे ही कैटायन को चारों तरफ से किसने सराउंड किया हुआ होता है, एनायन ने। ठीक है, तो बेसिकली लैटिस एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, कैटायन, मान लो ये कैटायन है प्लस चार्ज, और एनायन माइनस चार्ज, इन दोनों के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर। किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन कैटायन एंड एनायन। अब ये जो फोर्स होता है F, वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R²।
किसके इक्वल होता है, K(Q1Q2)/r²। यहाँ पे r क्या होती है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है बेसिकली, भाई कैटायन आयन क्या होते हैं, एक दूसरे को ऑलमोस्ट टच ही कर रहे होते हैं, तो वो कैटायन की रेडियस प्लस एनायन की रेडियस, तो RC प्लस RA के सम के इक्वल होती है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये तो हुआ फोर्स, हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, तो फोर्स तो r² पे डिपेंड करता है, लेकिन जो आपकी लेटिस एनर्जी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, फोर्स और एनर्जी में डिफरेंस है, ये फोर्स है, फोर्स जितना ज्यादा होगा लेटिस एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी, लेकिन ये लेटिस एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है। लेटिस एनर्जी 1/r पे डिपेंड करती है, दैट इज K(Q1Q2)/r। ये फॉर्मूला फिजिक्स में सीखोगे। अभी जो r है ये आपने कैलकुलेट कर लिया है, किसके इक्वल है, RC प्लस RA के। तो मेन चीज जो है वो आपकी ये है, जो आपको भी ध्यान देनी है, दैट इज लेटिस एनर्जी किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए कैटायन और एनायन की रेडियस के सम के रेसिप्रोकल की इक्वल होती है, मतलब प्रोपोर्शनल होती है। तो L लेटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RC प्लस RA। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी इसी के हिसाब से हम सॉल्युबिलिटीज की बात करेंगे। जो आपका सेकेंड टर्म है दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको आप डेल्टा H हाइड्रेशन से डिनोट करते हो। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, जब एक आयन को आप पानी में डालते हो तो वाटर मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से अपने अपोजिट एंड से सराउंड करना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रेशन। इस तरह से सराउंड करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन and the energy released during hydration, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। अब आप देखें, ये जो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी है ये भी डिपेंड करती है चार्ज अपॉन साइज रेशियो ऑफ कैटायन, चार्ज अपॉन साइज ऑफ आयन। ठीक है, तो अगर मान लो आपका चार्ज सेम है तो हाइड्रेशन एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करेगी साइज ऑफ एनायन पे। अब हाइड्रेशन एनर्जी कैटायन के लिए भी होती है और एनायन के लिए भी होती है, तो कैटायन की हाइड्रेशन एनर्जी कैटायन की साइज पे डिपेंड करेगी और एनायन की हाइड्रेशन एनर्जी एनायन के साइज पे डिपेंड करेगी। बोले समझ में आ रहा है आपको, कैटायन जितना या एनायन जितना छोटा होगा उसको उतने ही ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, उतनी ही ज्यादा एनर्जी वहां पर रिलीज होगी, तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। तो कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करने से पहले आपको दो चीजें सीखनी है कि एक आयनिक कंपाउंड में जो लेटिस एनर्जी होती है वो 1/RC प्लस RA के इक्वल होती है और हाइड्रेशन एनर्जी 1/RC प्लस 1/RA के इक्वल होती है। आई होप आपको इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है ना। चलो तो कॉपी करो, फिर बात करते हैं अब कैसे सॉल्युबिलिटी हाइड्रेशन एनर्जी और लेटिस एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। चलिए जी, एक बात तो हो गई है कि लेटिस एनर्जी क्या होती है और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है। अब आप ये समझें, अब मैं आपको सिखाता हूं कैसे एक आयनिक कंपाउंड का डिसोल्यूशन होता है। तो नेक्स्ट आप यहां पे हेडिंग डाल सकते हैं प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक, कि आखिर एक आयनिक कंपाउंड पानी में डिसॉल्व कैसे होता है। पानी में डाल दो डिसॉल्व हो जाएगा, और कैसे होता है, चम्मच से घुमा देंगे। हाँ वैसे तो होता ही है, खैर अब क्या बोले इस बात पे तो, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हम एक्चुअली थ्योरेटिकल एक अजम्पशन में लेके चलते हैं कि इस तरह से कंपाउंड डिसॉल्व हुआ होगा। नॉर्मल तरीका तो आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है कि भाई आपने आयनिक कंपाउंड लिया AB सॉलिड, इसको डाल दिया पानी में, क्योंकि आयनिक कंपाउंड अगर पानी में डिसॉल्व हो रहा है तो वो अपने आयंस की फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, A+ एक्वस और B- एक्वस। ठीक है, लेकिन जो सच्चाई है उसको कुछ और तरीके से बताया गया है। ऐसा माना गया है कि भाई क्या होगा जब अगर ये प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब ये आयनिक कंपाउंड जो कि एक लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये ब्रेक हो रहे हैं ना अपने आयंस के अंदर। तो हुआ क्या होगा, सबसे पहले लैटिस ब्रेक हुआ होगा और ये जो आपका कंपाउंड है ये A+ गैस और B- गैस में कन्वर्ट हुआ होगा। एक आयनिक कंपाउंड के लैटिस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, उसे हम बोलते हैं उसकी लैटिस एनर्जी। चाहो तो आप इसे डेल्टा H लैटिस लिख सकते हो,
या फिर सिंपल लैटिस एनर्जी बोल दो। तो जैसे ही इसको अपने लैटिस एनर्जी के बराबर एनर्जी मिलेगी, ये कंपाउंड अपने गैसियस आयंस के अंदर ब्रेक हो जाएगा। अब हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लैटिस एनर्जी जितनी मिलती है, लैटिस एनर्जी के बराबर एनर्जी मिलने पर कंपाउंड हमेशा गैसियस आयंस में ही ब्रेक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या होगा, ये A+ गैस का हाइड्रेशन होगा, तो यहां मिलेगी हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ A+। सिमिलरली B- का हाइड्रेशन होगा, यहां आएगी हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ B-। तो इस तरह से इस प्रोसेस को हम मानकर चलते हैं कि ऐसा होता है, और ये आपने पीरियडिक के अंदर भी सीखा था। ठीक है, अब आप देखें लैटिस एनर्जी, ये एनर्जी तो आपको देनी पड़ेगी, ठीक। तो दिस इज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, आपने इसको सप्लाई किया होगा, क्योंकि लैटिस को ब्रेक करने के लिए, ब्लैक करने के लिए नहीं, ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी देनी ही होगी। और ये जो एनर्जी है, दिस इज रिलीज्ड एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। देखो ये एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, एक आयन की हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होती है, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाता है एक्वस फॉर्म के अंदर। मतलब उसकी A+ गैस से A+ एक्वस में जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी, ठीक। तो ये आपकी रिलीज एनर्जी है। अब अगर एक आयनिक कंपाउंड को सॉल्युबल होना है, फॉर दिस आयनिक कंपाउंड टू बी सॉल्युबल, फॉर आयनिक कंपाउंड टू बी सॉल्युबल, जो कंडीशन है वो सिर्फ इतनी है कि जो टोटल रिलीज्ड एनर्जी है, टोटल, that should be greater than total absorbed energy। तो ये आपके पास कंडीशन है जब आपका एक आयनिक कंपाउंड क्या होगा, पानी के अंदर सॉल्युबल होगा। तो देखो, अब बस अपने पास ये एक सिंगल क्राइटेरिया है जिसके बेस पर हम बात करेंगे कि अगर टोटल रिलीज्ड एनर्जी यानी हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट कर गई है तो कंपाउंड सॉल्युबल होगा, अदरवाइज वो कंपाउंड आपका कैसा होगा, इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, चलिए अब ये देख लिया है कि सॉल्युबिलिटी किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। एक तो सॉल्वेंट के नेचर पे, तो हम तो सॉल्युबिलिटी की बात ही पानी में करेंगे। दूसरा नेचर खत्म, अब बात करेंगे इसके ऊपर कि हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी जब जो ज़्यादा होगा उसी के हिसाब से कंपाउंड आपका सॉल्युबल होगा या फिर इनसॉल्युबल होगा। तब देखिए हम सॉल्युबिलिटीज कंपेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलाइड्स ऑफ हैवी मेटल। ये एक स्पेशल केस में लेके चल रहा हूं क्योंकि ये कई बार आपके काम है। हैवी मेटल्स में कौन कौन है, Ag+ है, मर्क्यूरस है Hg2 और एक है आपका Pb2। इनकी सॉल्युबिलिटी में आपसे अलग से क्यों कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि देखें ये सारे आयंस की पोलराइजिंग पावर क्या होती है, रिलेटिवली हाई होती है। ठीक, हाई होगी तो इनके कंपाउंड्स प्रीडोमिनेंटली कैसे होते हैं, कोवेलेंट। कैसे होते हैं, कोवेलेंट। तो हम उनके अंदर आयनिक वाला प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप सिंपल सी चीज ऐड कर दें, एक तो कि ड्यू टू हाई पोलराइजेशन पावर ऑफ दीज कैटायंस their halides are predominantly covalent। ठीक, and their solubility is explained on the basis of like dissolves like principle। मतलब जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे वो पानी में कम सॉल्युबल होगा, और जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे वो पानी के अंदर क्या होगा, ज्यादा सॉल्युबल। तो अगर आप सॉल्युबिलिटीज कंपेयर करो, शायद मैं उल्टा बोल गया है ना, AgF, AgCl, AgBr और AgI, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इनमें से सबसे ज्यादा आयनिक कौन है, AgF, क्योंकि सबसे छोटा आयन इसके पास, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर AgCl, फिर AgBr, फिर Ag। समझ रहे हैं, दिस इज द मोस्ट कोवेलेंट। तो कोवेलेंट कंपाउंड पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। ऐसे आप कंपेयर करो PbF2, तो PbF2 की सॉल्युबिलिटी PbCl2 से, PbCl2 की PbBr2 से और PbBr2 की
I2 से सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो पहले 3 मेटल्स, इनका तो आप ध्यान रख लें हमेशा के लिए। यहाँ आप कोई हाइड्रेशन एनर्जी, कोई लेटेस्ट एनर्जी नहीं लगाओगे, सिंपल AgPbHg2 2+। कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक के प्रिंसिपल से बात करोगे, इनमें से जिसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर्स होंगे उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम, और जिसके अंदर सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर्स होंगे, दैट इज हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। फिर देखो जो अगला केस है अपना, दैट इज फॉर एस ब्लॉक कंपाउंड्स। यही सबसे इंपॉर्टेंट है और यहीं पे आपका फजांस रूल अपना एप्लीकेशन देखता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रह रहकर जेई के अंदर पूछे जाते हैं। ऑल्दो आप इन्हें इंक्लूड एस ब्लॉक के अंदर कर सकते हो, लेकिन फंडा सारा आप यहीं पर सीख सकते हो। जब हम एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम दोबारा से इस चीज़ के बारे में बात कर लेंगे, बट हाल फिलहाल बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से समझें, ठीक है। इन एस ब्लॉक कंपाउंड्स solubility is explained on the basis of hydration energy and lattice energy, ठीक है। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि बताओ लैटिस एनर्जी जो है वो किस पर डिपेंड करती है, आर कैटायन प्लस आर एनायन पर, और हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है 1/r कैटायन प्लस 1/r एनायन। देखने में आपको लग सकता है दोनों का वेरिएशन एक जैसा ही है, लेकिन बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो आप डिफरेंस समझें, सब कुछ डिपेंड करेगा कैटायन एनायन की रिलेटिव साइज के ऊपर। हो सकता है एनायन कैटायन से बहुत बड़ा हो सकता है एनायन कैटायन की साइज कंपेरेबल हो, या एनायन रिलेटिवली आपका क्या हो, साइज में छोटा हो। तो इसलिए हमको यहां पर 2 केस बनाने पड़ेंगे। केस नंबर 1, when anion is larger in size, एनायन साइज में बड़ा है, ऑल द एनायन फिक्स होगा, मतलब जब आप कंपेयर करो सॉल्युबिलिटी, अभी आप एग्जांपल में देखना बताऊंगा। तो अभी मान के चलो कि एनायन साइज में बहुत बड़ा है, किससे, कैटायन से। तो एनायन का साइज कैटायन से बहुत बड़ा है, ठीक है। अब थोड़ी सी मैथ्स, अगर कैटायन एनायन में एनायन बहुत बड़ा है तो देखो हम सिंपल बोल सकते हैं कि इफ Rc is very very greater than Ra, that implies Rc plus Ra को आप अप्रोक्सीमेटली Ra लिख सकते हो ना। तो देखो जो आपका लेटिस एनर्जी वाला पार्ट है, जो अभी थोड़ी देर पहले Rc प्लस Ra पे डिपेंड कर रहा था, आप इसको नेग्लेक्ट कर दो तो ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, एनायन पर, यानी रेडियस ऑफ एनायन पर डिपेंड कर रहा है। अब अगर मैं मान लो मैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को कंपेयर कर रहा हूं, तो मैं एनायन को फिक्स कर दूं, जैसे एनायन को फिक्स कर दिया, लेटिस एनर्जी क्या हो गई, फिक्स हो गई। इफ एनायन इज फिक्स्ड, लेटिस एनर्जी इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड। समझने के हिसाब से बोल रहा हूं मैं आपके, मतलब अब मेरी सॉल्युबिलिटी लेटिस एनर्जी पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि लेटिस एनर्जी में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। सेकेंड चीज, जैसा कि आप देख रहे हैं Rc Ra से बहुत छोटा है, इसका मतलब जो 1/Rc होगा वो 1/Ra से बहुत बड़ा होगा। मैथ्स है ना। अगर ऐसा हुआ तो देखो आप इस 1/Ra को नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो उस केस में हाइड्रेशन एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटायन। इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने सीखा कि जब एनायन साइज में बड़ा है, अच्छा बड़े एनायन के एग्जांपल्स क्या होंगे, जैसे आपके पास हो गया SO3 2-, जैसे आपके पास हो गया SO4 2-, CO3-, बाइकार्बोनेट Cr2O7 2-, ये सब आपके साइज के बड़े एनायंस हैं। तो इन केसेस में मेन डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा, हाइड्रेशन एनर्जी। सो दिस इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, क्योंकि लेटिस एनर्जी चेंज ही नहीं हो रही है, तो दिस इज द डोमिनेटिंग फैक्टर इन सॉल्युबिलिटी। एंड एज हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस, देखो हाइड्रेशन एनर्जी टोटल रिलीज एनर्जी डिक्रीज हो रही है, सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, विल डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप।
तो पहली चीज, डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी यहां पर क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अब आप देखें, जैसे मैं आपसे बोलूं Li2Cr2O7, Na2Cr2O7, K2Cr2O7, Rb2Cr2O7, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताओ। तो सबसे ज्यादा, ठीक, मैं आपसे पूछूं, मान लो बेरिलियम वाले मतलब ग्रुप में आ जाओ, सेकेंड ए ग्रुप में आ जाओ, तो वहां पर आप देख लो BeSO4 विल बी मोर सॉल्युबल देन MgSO4, CaSO4, CrSO4 और BaSO4। तो जब भी आपके पास साइज में बड़े साइज का आयन होगा, एनायन होगा, तो उस केस में डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेटिंग फैक्टर है, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब ये तो बहुत कॉमन, आपको यहाँ पे ये याद नहीं रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एक वेरिएशन है जो आपको ध्यान रखना है। देखो जनरली आपसे पूछे जाते हैं कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ठीक, ये अपने आ गए सल्फेट्स और सल्फाइड्स। हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक एल्कली मेटल्स और दूसरे होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो आप देखें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए तो यही फंडा काम करता है जो आपने रेंज भी किया है, डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मतलब अगर आप देखो तो BeCO3 विल बी द मोस्ट सॉल्युबल, देन MgCO3, देन CaCO3, देन SrCO3। सल्फेट्स आप ऊपर देख ही चुके हो, BeSO4, MgSO4, CaSO4 एंड SrSO4। तो ये नॉर्मल रूल को फॉलो करते हैं। लेकिन जो आपके एल्कली मेटल के ये वाले कंपाउंड्स है, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, इनमें क्या होता है, उल्टा हो जाता है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी। तो यहां ध्यान रखना, आप ऑर्डर इज रिवर्ट, और ये ऑब्जर्व्ड है, इसका आप डायरेक्ट लॉजिक नहीं दे सकते, लॉजिक एक ही दे सकते हो आप कि वहां पर क्या हो रहा है, लैटिस एनर्जी में डिक्रीज ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी। तो ऑल्दो ये चीजें लॉजिकल है, लेकिन कहीं कहीं पर आपका ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, बाकी जगह ट्रेंड पूरा काम कर रहा है, लेकिन यहां रिवर्स हो रहा है, तो आपको यही ध्यान रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बाकी कुछ याद रहे ना रहे, ये एक छोटा सा पॉइंट याद रहना चाहिए। इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी में से आप गलती कर सकते हो। यानी अगर मैं पूछूं Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, तो इनमें डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सल्फेट्स, Li2SO4 की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, फिर Na2SO4, फिर K2SO4 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत स्ट्रेस देकर मैं आपसे बोल रहा हूं, और शायद कुछ ही चीज़ें हैं जो मैं आपको इस तरह से याद रखने को बोलता हूं, क्योंकि ये ऑब्जर्व्ड है। इनको मैं, ठीक है, मैं आपको जस्टिफाई कर दूंगा, लेकिन एक्चुअली तो आपको ये ध्यान ही रखना है। तो जो आपके बड़े आयंस होते हैं, ये जो मल्टी एटॉमिक आयंस हैं, वो सब बड़े आयंस ही होते हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, परमैंगनेट और भी ब्ला 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 जो चलते रहते हैं। तो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अब सिर्फ चार ध्यान रखो, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट। अगर आप एल्कली मेटल्स में हो तो डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी कम होगी। अगर आप एल्कली मेटल्स में हो, शायद उल्टा हो जाए, अगर आप एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में हो तो डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी कम होगी। अगर आप एल्कली मेटल्स में हो तो डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर लें और इसको याद जरूर रखें। फिर देखो सेकंड केस, अभी क्या था, अभी तो एनायन बड़ा था, ठीक है। जब मैं आपसे कह रहा था देखो अगर हम वेरिएशन कंपेयर कर रहे हैं तो हमने एनायन को फिक्स कर दिया है, सब कुछ कैटायन पे डिपेंड करता है। चलिए अब बनाते हैं सेकंड केस, जब क्या होगा, हाँ आपका एनायन साइज में रिलेटिवली क्या होगा, छोटा होगा। तो केस 2 इज व्हेन एनायन इज स्मॉलर इन साइज। एग्जाम्पल हो जैसे F- O2- है ना, मोनोएटॉमिक टाइप के आपके एनायंस हो गए। तो उस केस में क्या होगा, आप फिर से देखो, इस बार एनायन छोटा है
ठीक है। तो मतलब बेसिकली हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एनायन कैटायन से छोटा है, लेकिन एनायन रिलेटिवली छोटा है, तो हम कंपेयर उसको कैटायन से ही करेंगे। तो इस बार देखो हम ये बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ एनायन इज वेरी स्मॉल। तो जब आप लैटिस एनर्जी बोलोगे तो वो होती है 1/RC + RA। तो अगर ये वैल्यू स्मॉल है, इसका मतलब लैटिस एनर्जी विल सिंपली डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ कैटायन। ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी, अगर आप हाइड्रेशन एनर्जी की बात करो तो वो डिपेंड करती है 1/RC + 1/RA पर। अब क्योंकि RA छोटा है, दिस टर्म विल बी वेरी हाई, तो इस टर्म को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो उस केस में हाइड्रेशन एनर्जी अब किस पर डिपेंड कर रही है? 1/R एनायन पर। जैसे मैं आपको पिछले केस में बताया, एनायन तो फिक्स हो जाएगा, चेंज कौन होगा? कैटायन। तो यहां पर डोमिनेंट फैक्टर इज लैटिस एनर्जी, एंड एज लैटिस एनर्जी कौन सी एनर्जी थी? कौन सी एनर्जी थी? एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। अब एब्जॉर्ब्ड एनर्जी कम हो रही है तो फिर इसका मतलब कंपाउंड और ज्यादा सॉल्युबल होता जाएगा, है ना। लैटिस जितनी आसानी से ब्रेक होगा, कंपाउंड उतना ही ज्यादा सॉल्युबल होगा। सो एंड एज लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, solubility will increase। तो सिंपल सी बात है, समरी इतनी सी है कि इस तरह के केसेस में solubility increases down the group। तो देखें, अगर आपके पास LiF है, NaF है, KF है, RBF है और CSF है, तो क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है, सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक। लेकिन वहीं अब अगर मैं यहां पर पहुंच जाऊं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, किसके अंदर? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, तो ये ध्यान देना, वैसे तो मैं आपको पॉइंट की फॉर्म में लिखवा दूंगा। अगर मैं यहां पर BF2, MgF2, CaF2, SrF2 इन सब की सॉल्युबिलिटी कंपेयर करूं तो इनमें सबसे आगे होगा BF2। जी हाँ, सोचना ही नहीं है, कोई भी कंपाउंड हो, बेरिलियम का जो कंपाउंड है उसकी सॉल्युबिलिटी हमेशा क्या होगी? अपने बाकी ग्रुप मेंबर से हमेशा ज्यादा। रीजन उसकी हाई हाइड्रेशन एनर्जी। तो बाकी सब नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करेंगे, यानी Mg से Sr तक सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन B की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी। इनफैक्ट अगर आप यहां पर देखें तो इन सब में से सिर्फ BF2 ही सॉल्युबल होता है, बाकी सब तो आपके सॉल्युबल भी नहीं होते हैं। तो आप ध्यान रखें, रट लो, हाँ ये तो रट लो, मैं तो बोल रहा हूं आज के, रट लो। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में B के कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी हमेशा सबसे ज्यादा होगी, सोचना ही नहीं है। कोई भी कंपाउंड हो, बेरिलियम की ही सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सबसे ज्यादा। तो आप चाहो तो अब यहीं पे नोट बना के लिख दो इस चीज को। द नोट इज कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम इज एक्सेप्शनली हाई due to its high hydration energy। तो आप किसी भी बेरिलियम कंपाउंड को देख लो, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। तो इस तरह से आप इन दो केसेस के अंदर क्या कर सकते हो? सॉल्युबिलिटी को कंपेयर कर सकते हो। और जब आप बेरिलियम के ऊपर आओगे तो बेरिलियम के केस में तो क्या होगा? क्योंकि उसकी हाइड्रेशन बहुत ही ज्यादा है, तो उसके हर कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? अपने ग्रुप मेंबर्स में सबसे ज्यादा होगी। कर सकते हैं, समझ में आ रहा है आपको? चलिए, तो ये आपके पास हुए दो केसेस जहां से आपने कंपेयर किया कि कैसे आप एस ब्लॉक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी की बात कर सकते हो। कैटायन, एनायन छोटा है, एनायन बड़ा है। एनायन बड़ा है तो डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। लेकिन उसको हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया, एल्कली मेटल्स के लिए और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए। ठीक है। एल्कली मेटल्स के लिए सल्फेट, सल्फाइट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ती है, बाकी सबके लिए क्या होती है? डिक्रीज होती है। यहां पर आपने देख लिया कि जब छोटा एनायन है
जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो लैटिस एनर्जी कम होती जा रही है, वो डोमिनेंट फैक्टर है और आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। चलिए कॉपी करें, फिर मेरे को आपको एक लास्ट केस करवाना है, दैट इज ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, जो आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अब आपने जो नोट लिखा था उसका एक ये एक्सेप्शन है, ये मान लो, ये कैसे भी देख लो, दैट इज इसी के अंदर छोटा सा पॉइंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। ठीक, देखें हाइड्रोक्साइड्स के लिए अगर आप बात करेंगे तो आप चाहो तो उसको इस कैटेगरी में रख सकते हो, ऑल्दो OH माइनस छोटा n नहीं होता है, इसलिए मैं इसको अलग से केस बना रहा हूं। इन केस ऑफ हाइड्रोक्साइड्स जो आपकी सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ठीक, अब हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी को आप पोलराइजेशन से एक्सप्लेन नहीं करके एक्सप्लेन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक कैरेक्टर, explained on the basis of basic character। तो क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, LiOH की बेसिसिटी या बेसिक कैरेक्टर NaOH से कम होगा, NaOH का KOH से कम होगा, KOH का RbOH से और RbOH का CSOH से कम होगा। इसलिए इन हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ती है। ऐसे ही BeOH होल ट्वाइस। अब अगर अपन हाइड्रेशन एनर्जी के टर्म्स में बात करें तो BeOH होल ट्वाइस की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा। लेकिन भाई साहब ये कैसा होता है, एम्फोटेरिक, दिस इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक क्या होता है, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर ले। इसका मतलब इसका बेसिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा नहीं है, अदरवाइज ये बेस से रिएक्ट नहीं करता, बेस से रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है। फिर उसके बाद नंबर किसका आएगा, MgOH होल ट्वाइस का, CaOH होल ट्वाइस का, SrOH होल ट्वाइस और BaOH होल ट्वाइस। समझ रहे हैं आप इस चीज को, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और आपको इसको ध्यान रखना होगा। तो 3 मेजर पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। एक आपको पूछेगा यही, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइट और हाइड्रोक्साइड या फिर हैलाइड्स। तो हैलाइड्स का केस तो आसान है, देख लिया है आपने, ठीक है। बाकी केसेस में आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है और इतिहास गवाह उठाकर देख लो, आपको इनके अलावा क्वेश्चन ना तो मिले ना मिलेंगे। तो सॉल्युबिलिटी कंपेयर करना आसान है, बस आपको छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखना है। हाइड्रोक्साइड्स के केस में आप सॉल्युबिलिटी सिर्फ किसके बेसिस पर एक्सप्लेन करते हो, बेसिक कैरेक्टर के बेसिस पर एक्सप्लेन करते हो। चलिए, तो हम पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर के समापन पर। आज हम अपने इस बहुत भारी और बड़े चैप्टर को खत्म करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। जितना मटेरियल मैंने आपको दिया बस आप उसको सॉल्व कर लो। केमिकल बॉन्डिंग में आप क्वेश्चंस गलत करके नहीं आओगे, ठीक है। बाकी जो रेस्ट पार्ट यहाँ पर रह गए, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे स्किप की है, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स, सिलिकेट्स क्या होते हैं, वो सब मैं आपको P ब्लॉक में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहीं पे वो काम आएंगे, तो अच्छा है कि हम उनको वहीं पर यूज़ करें। चलिए, तो मेरी तरफ से आपका चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग खत्म होता है। आई होप आपको इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर अभी भी आपको काम करना होगा, तो उनके ऊपर आप काम करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें। हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ।